श्री, श्री, ओके, 2 बार श्री। ओनली यू हैव जॉइंट श्री। जेके 753, यश, राधा वल्लभ, श्री हरवंश, कैसा है भाई? आई एम फाइन श्री, हाउ आर यू? रंजना, बैकलॉग, तनु, आओ भाई जल्दी। राधे राधे भाई, जैकी कैसा है भाई? तब तक रिवाइज कर लो बच्चों, बाकी लोग 1 मिनट में बाकी सब रिवाइज कर लें, बाकी सब रिवाइज कर लें जो पढ़ा था अपन ने। जो पढ़ा था उसे आप रिवाइज कर लें। मछली पक्षी को देखे या पक्षी मछली को देखे? हम सघन से विरल में देखें या विरल से सघन में देखें? कौन कितना आगे पीछे दिखता है, इस बात की चर्चा हो गई है। इस बात की चर्चा हो गई है। हमने फॉर्मूले वैसे निकाले थे, v बराबर u इंटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। अब ये v और u दूरियां हैं और इसको वेलोसिटी में बदलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। आई होप यहां तक आप सबको बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए कि v बराबर u इंटू म्यू प्रेक्षक बटा म्यू वस्तु, या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू म्यू प्रेक्षक बटा म्यू वस्तु। यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों मैं कल की बात को ही फिर से लेता हूं यहां पर इस चीज के लिए, और मुझे बताना आप लोग मुझे बताना, अपन कुछ करने वाले हैं। ये मान लो म्यू अपवर्तनांक है, अपन मान लेते हैं चलो पानी है, कल की तरह मान लेते हैं पानी है, कल की तरह मान लेते हैं पानी है। ठीक है, म्यू अपवर्तनांक यहां पर। अच्छा, ये पानी की जो गहराई है इसको अपन टी मान लें कुछ समय के लिए, टी। बिल्कुल पैंदे पर एक मछली मान लें, तो क्या आप बोलते हो मछली की गहराई, सतह से गहराई को अपन क्या यू बोलते थे? तो क्या आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये यू का काम करेगा? पहले बताओ करेगा कि नहीं करेगा। जो बोलूं उसका बस हाँ या ना में जवाब देना और कुछ नहीं करना। कल की बात को ही अलग विचार से प्रस्तुत करने वाला हूं मैं। वस्तु की दूरी को सतह से यू बोलते हैं, तो यू बराबर टी हुआ अगर टी करा। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी जो प्रतिबिंब बनने वाली है उसको मैं बोलता हूं, चलो यहां पर बनी प्रतिबिंब मछली की, ये बनी मछली की इमेज, मछली की इमेज। ये पीला वाला ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है। इमेज की दूरी को हम लोग v बोलते थे, तो मैं सतह से इसकी दूरी को v बोल सकता हूं, v बोल सकता हूं। सतह इसकी दूरी को v बोल सकता हूं। मान लो इसको मैंने v को मैंने s बोला, मान लो इसको मैंने s बोला, माना कि s है ये, तो क्या s बराबर v हो गया? मेरी मन है आज मैं इसको s बोलना चाहता हूं, आज मैं इसको s बोलना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी मर्जी। इसको v बोलते थे, आप u बोल दो, आप s बोल दो, बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई आपको शंका नहीं है। एक बात ध्यान से देखना, क्या मैं इसको d एक्चुअल बोल सकता हूं?
वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, क्या ये सच में गहराई है वास्तविक? और क्या मैं इस दूरी को डी एपेरेंट यानी कि आभासी गहराई बोल सकता हूं? कल की बात से ही निकाल रहा हूं मैं, ये सही, यही तो है, जहां इमेज दिखेगी वही तो आभासी गहराई होगी। आपको क्या पता मछली यहां पर, आपको तो मछली यहां दिखेगी, मतलब जो मुझे अपने नेत्रों से दिखता है वो वास्तविक गहराई थोड़ी होती है, वो तो आभासी होती है। तो ये गहराई, तो मैंने इसको बस शब्द बोल रहे हैं आज, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, शब्द अलग कर दिए बस। इसको वास्तविक गहराई बोल दिया, इसको आभासी गहराई बोल दिया। अरे हाँ ना बोलो कुछ यार, कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बढ़ो आगे। जब इमेज यहां दिख रही तो सतह से दूरी को आभासी गहराई बोल दिया, ये वस्तु यहां थी तो उसकी दूरी को काल्पनिक गहराई बोल दिया। आज मेरा मन हुआ इसको मैंने टी बोल दिया, इसको मैंने एस बोल दिया, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। इसको मैंने एस बोल दिया ऐसे मन से, आज मेरा मन किया तो मैंने लिख दिया। यू और भी कल लिखा था, टी और एस आज लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। क्या आप यहां से इस बात को देख पा रहे हैं कि, चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, कल वाला फॉर्मूला लगाता हूं कि V बराबर U इंटू म्यू ऑब्जर्वर प्रेक्षक बटा म्यू वस्तु। V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डी एपेरेंट, ये रहा डी एपेरेंट, V की जगह डी एपेरेंट लिखा, तो डी एपेरेंट, एपेरेंट मतलब आभासी गहराई, डी एपेरेंट बराबर U का मतलब हुआ डी एक्चुअल वास्तविक गहराई इनटू प्रेक्षक। वस्तु कहां पर है? वस्तु है इस म्यू के माध्यम में, बाहर क्या है? हवा, बाहर हवा है, तो यहां आ गया म्यू। और प्रेक्षक कौन है? हम। अरे देख कौन रहा है? हम देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? बाहर से देख रहे हैं, हम ही तो देख रहे हैं बाहर से। जरूरी थोड़ी कि पक्षी ही देखेगा, पक्षी बुलाओ भैया पक्षी देखेगा, हमारे तो आंखें बंद है, हम तो बावले हो गए, ऐसा थोड़ी है। बाहर से कोई भी देखे, बस मछली को देखना है, वो चाहे पक्षी देखे हवा से या हम देखें, तो जो भी देखेगा हवा से देख रहा है उसका कितना हो गया? 1। तो एक संबंध आ गया आपका डी एपेरेंट बराबर डी एक्चुअल इंटू डी एक्चुअल अपॉन म्यू। ये एक रिलेशन आ गया जो मैंने कल के रिलेशन से ही बनाया है, नया कुछ नहीं किया है। क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें? कल की चीजें ही मैं पढ़ा रहा हूं, कल का रिवीजन। बस मैंने शब्द अलग कर दिया आज मैंने यू को, वी को वास्तविक गहराई, काल्पनिक गहराई, आभासी गहराई ऐसा कुछ बोल दिया। तो एक तो पहली चीज मैंने ये निकाल के रख दिया आज, ये पहली चीज, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो एस दूरी है वो क्या है भैया? एस दूरी क्या है? आप सोचो। एस दूरी है कि, अच्छा समझो ध्यान से, एक चीज समझना, मैंने एस इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, चलो मैं इसको एस को हटा रहा हूं मैं अभी, है ना, अभी मैं एस को हटा रहा हूं। चलो एस को अभी चेंज किया मैंने। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताना। मैं यहां से अभी कोई दिक्कत है किसी को बताओ। आपका यू वी सब कुछ सेम है, बस आपके यू को मैंने टी लिख दिया और उसको वास्तविक गहराई लिख दिया, और वी को मैंने डी अपरेंट आभासी गहराई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वस्तु जहां पर थी और इमेज जहां पर नहीं बनी, इसको मैंने बोला एस। एस का मतलब शिफ्ट, मेरी वस्तु कितना शिफ्ट हो गई, ये मैंने एस कहा, शिफ्ट। वस्तु थी यहां पर, उसकी इमेज दिख रही है यहां पर। किसी ने पूछा यार एक बात बताओ, ऐसा लग रहा है कि वस्तु शिफ्ट हो गई, ऐसा लग रहा है कि वस्तु शिफ्ट हो गई ऊपर।
मछली नीचे थी और दिख ऊपर रही है। मैंने कहा भैया नीचे की मछली ऊपर आ गई, शिफ्ट हो गई हो तो नाम दे दिया शिफ्ट। इस एस को निकालने का एक तरीका मेरे दिमाग में आया कि यार एस बराबर अगर मुझे निकालने की इच्छा है तो मैं लिख सकता हूं टी माइनस वी, टी माइनस वी। पूरी दूरी में से v को घटा देंगे तो s मिल जाएगा। कहो हाँ या ना। पूरी t दूरी में से v को घटाएंगे तो s मिल जाएगा शिफ्ट। तो बिल्कुल आपने कहा सही बात है। v का मान वो रहा, v का मान ये रहा। v का मान कितना है चलो बताओ बच्चों। इस v को लिख सकते हैं v बराबर u कितना है t, u t है तो इसको लिख दिया t इंटू म्यू प्रेक्षक कितना है 1 अपॉन म्यू वस्तु म्यू है। तो भैया v का मान t इंटू 1 अपॉन म्यू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये बता दो। इस v का मान u के जगह t लिखा, प्रेक्षक और वस्तु, प्रेक्षक हम है वस्तु ये है पानी में, क्या सही है? थम दे दो बस। मैं तो बस v का मान वहां लिखना चाहता हूं। बढ़िया, चलो पुट करते हैं यार एक बार। तो मैंने कहा t माइनस वी की जगह लिखा t अपॉन म्यू। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया s बराबर t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये एक फॉर्मूला मेरे पास बन के आ गया और ये मैंने कल की चीजों से ही बनाया है, लेकिन कल मैंने नहीं बनाया क्योंकि कल मुझे इन सब की जरूरत नहीं थी। कल मुझे केवल क्वेश्चन में यही पूछा जाता था कि वास्तविक दूरी, वस्तु की वास्तविक गहराई और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में रिलेशन बताओ, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ इमेज का रिलेशन बताओ। तो ये दूरियों के बीच में रिलेशन है। वस्तु की दूरी ये रही, इमेज की दूरी ये रही, वस्तु का स्पीड ये रहा, इमेज का स्पीड ये रहा। कल ये पूछा था मुझसे, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की। हालांकि मैंने कल भी लिखा था ये आभासी गहराई और वास्तविक गहराई, लेकिन उसका कुछ किया नहीं मैंने, क्योंकि उसका मैंने आज करना था। कल तो बस तुम्हें बता दिया ताकि तुम्हें आज नया ना लगे। ये फॉर्मूले भले आ गए लेकिन मुझे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कल की बात में ये फॉर्मूले कल के थे, बस उसी में मैंने तुम्हें ये बता दिया कि देखो कल में ऐसा भी था और वैसा भी था। चलो बहुत बढ़िया, अभी ये फॉर्मूले आपको दिख गए। चलिए अब अपन कल का टॉपिक ही पढ़ते हैं। मैंने आज जो बताया वो क्यों बताया आपको समझ में आ जाएगा 10 मिनट में। कल का टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, पट्टिका से अपवर्तन। पट्टिका यानी कि स्लैब से अपवर्तन, स्लैब से अपवर्तन। चलिए आज इसको फिर से, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अभी उस फॉर्मूले पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अभी आप मैं मेन चीज पे चर्चा करूंगा। अब देखो बच्चों, ये किरण कोई आई, इसने अभिलंब से कोई कोण बनाया था, इसको मैंने लिखा आई कोण बनाया मान लो। इसको इधर आने का मन था, लेकिन ये किरण थोड़ी झुक जाएगी, तो ये किरण इधर झुक गई। यहां पर अभिलंब फिर से बना दिया मैंने, और मुझे पता है ये किरण वापस से सीधी हो जाएगी। मतलब ओरिजिनल किरण की दिशा और इस किरण की दिशा सेम है। ये दोनों समांतर है एक दूसरे के, समांतर है। तो समांतर है, तो ये शिफ्ट जो होता है, इसका फॉर्मूला तो कल आपने देख लिया। ये जो शिफ्ट होता है इसको पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, T इंटू साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर। कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो आप डेरिवेशन करने नहीं बैठोगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मान लो कभी समीकरण ही पूछ ले। अब बात समझना, एक बात बताओ, क्या ये वस्तु है? क्योंकि वस्तु से ही तो किरण निकलती है।
मैं कल के बाद आगे बढ़ रहा हूं। क्या ये वस्तु है? हाँ। और ये क्या है? ये म्यू की स्लैब है। स्लैब मतलब पट्टी का है, म्यू अपवर्तनांक की पट्टी का। क्या ये मुझे पानी के ये मुझे पानी का जो बनाया था मैंने, क्या पट्टी का जैसा नहीं है? हाँ है, बस इसमें डॉट डॉट ही तो नहीं कर रहा हूं मैं भाई, ये भी तो एक पट्टी का ही थी पानी की। आज समझ लो म्यू की पट्टी का ही है, यहां तो साक्षात पट्टी का है। यहां हमने पानी लिया लेकिन यहां हमने पट्टी का ली। लेकिन आप देखो, मैं इसको भी तो बोल सकता हूं पट्टिका की मोटाई टी है, पट्टिका की मोटाई टी यार, ठीक है। तो बोल तो मैं सकता हूं मोटाई, इसकी मोटाई लिख दी मैंने यार, मोटाई है। चलिए, तो कोई खास बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि अगर ये वस्तु है तो वस्तु से जो किरण निकलती है वो किरण निकालो। एक किरण वस्तु से सीधी निकल गई, हमें पता है लंबवत आने वाली सीधी जाती है बिना कोई डिफरेंस के। एक किरण यूं गई थी, यूं घूम के यूं निकल गई। अब बताओ, इस किरण को अगर पीछे बढ़ाऊंगा, इस किरण को पीछे बढ़ाऊंगा तो क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर मिलती है? और मैंने सुना है अपवर्तित किरणों को पीछे मिलाने पर जहां मिलेगी वो इमेज का काम करती है। मतलब हो ना हो ये वस्तु इमेज होगी, इमेज। क्या आपको दिख गया? ये तो आपतित किरण थी व्हाइट वाली, ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण, आपतित किरण। फाइनल इसको बोलते हैं इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे यानी कि बाहर निकलने वाली किरण। मैं एक बार हिंदी में लिख रहा हूं, इमर्जिंग रे को मैं इमर्जिंग रे ही लिखूंगा हर बार। बाहर निकलने वाली किरण, बाहर जाने वाली किरण। इतना लंबा लिखना पड़ता है, इंग्लिश में इजी है, इमर्जिंग रे। तो आने वाली का और बाहर जाने वाली, ये दोनों समांतर थी, इसलिए हम बोलते हैं यहां पर विचलन नहीं होता, अतः विचलन 0 है। विचलन डेल बराबर 0 है। मतलब पट्टिका से कभी पूछ ले, पट्टिका से विचलन कितना होता है? बिल्कुल निर्गत किरण बोल सकते हैं उसको, बाहर जाने वाली किरण। बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने अच्छा बोला सर निर्गत किरण लिख दो, तो उसको एक शब्द और लिख देता हूं मैं, निर्गत किरण। निर्गत किरण, निर्गत किरण, ये भी ठीक है, निर्गत किरण। निर्गत समझते हो, बाहर जाना निर्गत होता है, निर्गत किरण। बहुत ही बढ़िया। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है आपको, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है विचलन कितना होता है, तो आंसर लिखना 0। पट्टिका से विचलन 0 होता है। बहुत बढ़िया। और हाँ, और वस्तु यहां थी, इमेज यहां बनी। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, क्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा? अच्छा मुझे बताओ कि मैं कहां से देख रहा हूं? क्या मैं इस वस्तु को वस्तु के पास से देख रहा हूं? क्या नहीं, मैं शायद इधर से कहीं देख रहा हूं, मैं शायद इधर से कहीं देख रहा हूं। मान लो ये वस्तु है तो बीच में मेरे स्लैब आ गई। इस सीन को समझो। मान लो मुझे बोर्ड देखना है तो बीच में स्लैब आ गई। अब इस स्लैब में से बोर्ड की परछाई दिखेगी मुझे। भाई अगर मेरे को डायरेक्ट इधर से देखना होता तो स्लैब का क्या मतलब है? मैं ऐसे बोलूं कि मैं चश्मे से देख रहा हूं, चश्मा ये रहा। अब सामने देख रहा है, चश्मा इधर क्या कर रहा है? चश्मा ऐसे लगाओ ना, बीच में लगाओ। तो इसी प्रकार से मैं वस्तु को वस्तु के पास से नहीं देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, बीच में स्लैब आ गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बीच में स्लैब आ गई। तो मुझे वस्तु दिखेगी, इमेज दिखेगी? मुझे वस्तु दिखेगी कि इमेज दिखेगी? मैं यहां से देख रहा हूं कहीं से, बीच में स्लैब आ गई, वस्तु ऊपर थी, तो मुझे वस्तु दिखेगी कि इमेज दिखेगी? पहले ये बताओ आप लोग, मुझे क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। एक बात बताओ, इमेज वहीं दिखेगी कि शिफ्ट होके दिखेगी? शिफ्ट होके दिखेगी, एस दूरी पर दिखेगी। शिफ्ट, वस्तु शिफ्ट होके दिखेगी। वस्तु स्लैब की तरफ शिफ्ट होके उसकी इमेज हमें दिखेगी।
उसकी इमेज हमें दिखेगी। और इमेज कहां दिखेगी? S बराबर वो आंसर आता है T इंटू 1-1/μ। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने वो फॉर्मूला क्यों डिराइव कराया था। ये शिफ्ट का फॉर्मूला और कहीं नहीं, यहीं से टाइम पास करके मैं लाया था, लेकिन उतना यहां पे नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट लिखो, लेकिन ये कहां से आया? ये यहां से आया। हमें इमेज दिखेगी, वस्तु तो दिखेगी ही नहीं। और इमेज कहां दिखेगी? शिफ्ट होके दिखेगी। वो जहां थी वहां नहीं दिखेगी, शिफ्ट होके दिखेगी। क्या आपको बात समझ में आ गई कि टी मोटाई की पट्टिका के कारण कितनी शिफ्ट होके दिखती है? इतनी दिखती है शिफ्ट होके। बताओ यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? तो सही है, बहुत बढ़िया। अब इस पे क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लो पानी से भरा हुआ कोई बीकर है, इसमें यहां पर एक कॉइन रखा है, कॉइन रखा है। ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? पानी है। तो क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर हम यहां से देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, कॉइन को अगर मैं पानी में से ही देखूंगा, अगर मैं कॉइन को पानी में से ही देखूंगा तो कॉइन कहां दिखेगा? अबे जहां है वहीं दिखेगा। अगर मैंने कॉइन को पानी के अंदर से देखा तो कहां दिखेगा? वहीं दिखेगा। हाँ, मैं बाहर से देखूंगा तो मुझे वहां नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन है, कॉइन कहां दिखेगा? कॉइन कहां दिखेगा? कॉइन कहां दिखेगा? अब किसी ने सॉल्यूशन किया, एक बच्चे ने सॉल्यूशन कि यार मुझे पता है कॉइन यहां है, ऊपर दिखता है, माना कि ये इमेज है, इमेज माना, तो इसकी इससे दूरी को सर आप बोलते हो डी एपरेंट, आभासी दूरी, और ये 20 को आप बोलोगे डी एक्चुअल। सर आपने अभी अभी लिखाया था डी एक्चुअल, बहुत बढ़िया। तो सर आपने इसमें रिलेशन लिखाया था, मैं देख लेता हूं क्या रिलेशन लिखाया था। डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल अपॉन म्यू। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने लिखा डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल अपॉन म्यू। मैंने कहा अच्छी बात है। डी एक्चुअल कितना है? 20। और पानी का ये कितना होता है? क्या 4/3 होता है? 4/3 होता है। चलिए इसको सॉल्व किया, 4 से कटा 5 बार, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया भैया डी अपरेंट बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो आंसर है यहां से 15 सेंटीमीटर पर दिखेगी, 15 सेंटीमीटर पर दिखेगी, यह आंसर है। इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो मुझे बताएं। दीपिका साहू आपका आंसर पे मैं आऊंगा, बहुत अच्छी बात है, आप दिमाग लगा रहे हो। साक्षी वेरी गुड। एक तो ये बच्चे ने एक सॉल्व किया मेथड नंबर 1, जो बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमने फॉर्मूला देखा है, और जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है इस फॉर्मूले को मैंने यूज कर लिया यहां पर कि सर गहराई बहराई में, सर ये तो बात तो अभी आपने लिखा है फॉर्मूला, तो सर सही बात है। तो हम तो अगर किसी बच्चे को याद है तो वो ऐसा कर सकता है। अब कोई बच्चा अड़ेगा, नहीं सर आपने तो है ना शिफ्ट बताया था ना सर, जो ऐसी थोड़ी बात होती है सर, जो है ना गलत बात है सर, हम तो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आप फॉर्मूले से यूज करो जो आपने सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने? सर आपने सिखाया था वस्तु शिफ्ट हो जाती है, अगर बीच में स्लैब आ जाए तो वस्तु स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाती है। स्लैब कहां है? ऊपर, तो शिफ्ट कहां हो जाएगी? ऊपर। मेथड नंबर 2, स्लैब की वजह से वस्तु शिफ्ट हो जाएगी
स्लैब की तरफ, स्लैब की तरफ कितनी शिफ्ट हो जाएगी? शिफ्ट एस बराबर टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। चलो पुट करो, टी का मान 20 तो 20, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू का वैल्यू है 4/3। तो ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये आया 5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही बात है, यहां से वस्तु ये शिफ्ट हो जाएगी, एस बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट। क्या आपको नहीं लगता ये आंसर भी सेम है? अगर यहां से 5 ऊपर शिफ्ट हो गई तो गहराई कितनी बची सतह से? 15 ही तो बची। 15 और 5 20, बिल्कुल सही है। दोनों बच्चों ने सही किया। बताओ आप मुझे, कोई दिक्कत है तो? कितनी बढ़िया बात है यार, बिल्कुल बेसिक से मजा आ गया यार। सर नीचे से भी फील आ गया, सर ऊपर से भी फील आ गया। अब क्या बचा? सर दोनों फॉर्मूले बता दिए आपने एक क्वेश्चन में। सर आपने तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत? ऐसे सोच लो यार, वैसे सोच लो, क्या फर्क पड़ता है? हर लाइन लिख दी मैंने, वस्तु की तरफ शिफ्ट हो जाती है, स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाती है वस्तु। चलिए बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक स्लैब है कांच की, कांच की स्लैब, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई कॉइन रखा है। मैं यहां से देख रहा हूं, तो कॉइन कहां दिखेगा? कॉइन कहां दिखेगा? इस क्वेश्चन में तो क्या है, गहराई वहराई का था, फील आ रहा था, तो आपने बहुत दिमाग लगा के दोनों तरीके से कर दिया। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें जिससे आंसर सही होगा। तो एक बच्चे को, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये है, और चलो ठीक है, यही है क्वेश्चन, यही है, ठीक है। तो एक बच्चे ने दिमाग लगाया, यार गहराई वहराई की तो बात नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आया कि स्लैब है ना, स्लैब शिफ्ट करती है खुद की तरफ। क्योंकि स्लैब खुद की तरफ शिफ्ट करती है, शिफ्ट करती है, बस आपको ये पता है। तो आपने ये दिमाग लगा लिया, सर इसकी इमेज शिफ्ट हो जाएगी इधर, इसकी इमेज जो है स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये कितना? एस शिफ्ट हो जाएगी। तो एस बराबर क्या होता है? टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। टी कितना है? अच्छा स्लैब की मोटाई कितनी है भैया? स्लैब की मोटाई तो दी नहीं, मान लो है 15 सेंटीमीटर मोटाई की स्लैब है, 15 सेंटीमीटर मोटाई की स्लैब है, तो यहां लिख दिया 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, कांच का 3/2 आपको याद होना चाहिए, कांच का 3/2 आपको याद होना चाहिए, तो 3/2 हो गया, 3 माइनस 2 5 सेंटीमीटर। तो आंसर आया 5 सेंटीमीटर। शिफ्ट का आंसर है ये, आंसर शिफ्ट का है। मतलब ये एस बराबर कितना है? 5, ये 5 सेंटीमीटर आया। अर्थात इस सतह से, अतः पीली सतह से, सॉरी ये मैं क्यों कर रहा हूं, अर्थात पीली सतह से 25 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी। कितना दूरी बचाइए? 25 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे दिखाई कहां दे रही है? 25। क्यों? क्योंकि वस्तु स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाती है, वस्तु स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं बच्चों? पीली सतह से 25 सेंटीमीटर पर इमेज दिखेगी, येलो सतह से
25 सेंटीमीटर पर इमेज दिखेगी। कोई कष्ट है तो बताएं। येलो सतह से 25 सेंटीमीटर पर इमेज दिखेगी भाई। अरे सही है भाई। कुछ तो बोलो। ठीक है। मल्टीपल स्लैब। अब एक से ज्यादा स्लैब हो तो क्या करें? एक, दो, तीन। ये T1, ये T2, ये T3, ये μ1, ये μ2, ये μ3। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, और मुझे पता है स्लैब की वजह से वस्तु शिफ्ट हो जाती है इधर, तो यहां पर इमेज बनेगी। तो ये जो एस नेट है, ये जो नेट है एस नेट, मतलब इसको लिखा नेट शिफ्ट। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? नेट शिफ्ट कितना होगा? तो अपन कहेंगे इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। तो मैं बोलूंगा S1 प्लस S2 प्लस S3। पहले का शिफ्ट S1, दूसरे का शिफ्ट S2, तीसरे का शिफ्ट S3। इसको लिखूंगा T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस T3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ3। खत्म? खत्म भाई। ये नेट शिफ्ट हो गया, देख लो। कोई कष्ट है तो बताओ। अरे हो गया भाई, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करता हूं। मान लो अब मैंने पहले वस्तु को ऊपर रखा था, अब मैं वस्तु को नीचे रखता हूं। ये 1, ये 2, ये 3। मान लो ये है T1, ये है T2, ये है T3, और यहां पर ये सतह है, ये सतह है। इसको मैंने बोला बॉटम, पेंदा बॉटम है ये। एक बात बताओ, अच्छा इसका मैंने लिख दिया μ1, μ2, μ3। एक बात बताओ, ये पेंदा ऊपर से देखने पर ये पेंदा वहीं दिखाई देगा कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? ये पेंदा यहीं दिखाई देगा कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यहां दिखेगा, यहां दिखेगा। ठीक है, चलिए, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये है डी एपरेंट, आभासी गहराई, और इसको बोल सकते हैं डी एक्चुअल, वास्तविक गहराई। कह दो कि नहीं बोल सकते?
अरे बोल सकते हैं यार, सही बात है, अभी इतने तो पढ़ लिया हमने इतना। चलिए अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितनी गहराई होगी। यहां दिखेगा तो मैं लिखूंगा डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल माइनस, क्या मैं एस नेट लिख दूं, नेट शिफ्ट, नेट शिफ्ट। अरे एस नेट क्या है, अरे यही तो एस नेट है। नेट शिफ्ट कितना होगा, ये है एस नेट। नेट शिफ्ट अभी अभी निकालना सीखा हमने, नेट शिफ्ट का फॉर्मूला T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। बहुत बढ़िया। चलो डी एक्चुअल, एक्चुअल कह रहा है कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो मैंने लिखा डी एपरेंट बराबर एक्चुअल T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस एस नेट। एस नेट को लिखा T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 प्लस T3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3। ये लिख दिया हमने, जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2 प्लस T3 अपॉन म्यू 3 प्लस डैश डैश डैश। अरे सर ये तो वैसे ही आया जैसे पहले आ रहा था, T अपॉन म्यू आंसर आया था सर। तो सर एक स्लैब का T अपॉन म्यू आया, तो दो स्लैब का T1 अपॉन म्यू 1 पहली स्लैब की वजह से, T2 अपॉन म्यू 2 दूसरी, ये तीसरी। ये तो वैसे आंसर आया सर। सर आपने जो आंसर आया था आपका कहां गया, ये D बराबर ये म्यू, तो यही तो आ रहा है सर, पहले में म्यू 1, दूसरे में म्यू 2, तीसरे में म्यू 3। ये तो मजा आ गया सर हमको। ये डी अपेरेंट आ गया ज्यादा मल्टीपल स्लैब की वजह से। हाँ कॉमन लेके हो जाएगा, वो दिमाग मत लगाओ, गणित हो जाएगी वो, बड़ी बात नहीं है। तुम तो ये देखो, और आ गया है तो जल्दी जल्दी हाँ बोलो। आ गया है तो जल्दी जल्दी हाँ बोलो। चलिए चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ये म्यू 1, ये म्यू 2, ये x1, ये x2, कॉइन रख दो। कॉइन कहां दिखेगा, सतह से। तो बहुत आसान है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। ये दो द्रव है, तो मैंने मान लिया कि बार यहां दिखेगा, ये इमेज माना, इमेज को माना। सतह से दूरी ये होती है डी एपरेंट, तो इसका तो फॉर्मूला मुझे याद है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा मैं। डी एपरेंट बराबर T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2। T1 की जगह x1 दे रखा है, तो ये x1 अपॉन म्यू 1 हो गया प्लस x2 अपॉन म्यू 2 हो गया। आंसर हो गया, खत्म। अगर ये क्वेश्चन आ गया हो तो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा टफ है लेकिन वो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का अब में एक दो क्वेश्चन ही है जो अच्छे थे, एक दो पहले थे, अभी वो भी हट गए। पहले एनसीईआरटी में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, वो आपको कराऊंगा। पहले बताओ ये आ गया क्या। उसने पूछा है दोनों द्रवों का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन अच्छी चीज है इसमें, तो अपन बात करेंगे। तुल्य अपवर्तनांक बताओ।
सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। इसने μ1 ने इतना विस्थापित किया, μ2 ने इतना विस्थापित किया और नेट इतना विस्थापित हुआ। तुल्य अपवर्तनांक का मतलब होता है ऐसा क्या भरूं मैं एक ही द्रव, दो नहीं एक, ताकि उतना ही विस्थापन आए जितना कि पहले आ रहा था। यह तुल्य अपवर्तनांक का मतलब होता है। अर्थात एक सिंगल द्रव जिसका अपवर्तनांक म्यू रिलेटिव हो, क्या भरें ताकि सेम डी अपरेंट आए, ताकि सेम डी अपरेंट आए। ऐसा क्या एक द्रव भरे ताकि डी अपरेंट सेम आए? तो सॉल्यूशन है माना कि म्यू रिलेटिव भरा, माना कि म्यू रिलेटिव भर दिया हमने। अब म्यू रिलेटिव भर दिया, एक ही द्रव भरा, तो ये लो एक ही द्रव भर दिया यार। इसका म्यू कितना है? इसका म्यू रिलेटिव है। अच्छा, इसकी गहराई कितनी होगी ये? तो ये x1 और x2, तो मैंने कहा उसी द्रव में क्या भरें, डब्बा वही है, बॉक्स वही है, इसी में दो की जगह एक भर दिया और इस प्रकार भरा कि इस कॉइन की इमेज वहीं बने जहां इन दोनों ने बनाई थी। मतलब डी अपरेंट सेम आना चाहिए, इसमें जितना है उतना ही आना चाहिए, तभी तो कहेंगे ये तुल्य है। ठीक है, तो भाई साहब इधर का डी अपरेंट तो मुझे पता है, इधर का डी अपरेंट क्या होगा? फॉर्मूला था डी एक्चुअल अपॉन म्यू। डी एक्चुअल कितना है? x1 प्लस x2। अरे ये तो डी एक्चुअल हो इसका, अपॉन म्यू क्या है? म्यू रिलेटिव। बताओ, इसको आप टी मान लो, एक ही बात है। तो टी अपॉन म्यू, टी का मान कितना है? टी बराबर है x1 प्लस x2 है। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब अगर ये तुल्य है तो दोनों को बराबर कर दो। अभी कुछ तो बोलो। दोनों की जगह एक भरना था। जिस प्रकार से तुल्य धारिता वाले प्रश्न थे, दो अलग अलग अपन शीट भरते थे, तो तुल्य धारिता बताओ। तो चलो ठीक है, अब दोनों को बराबर कर दो। डी अपरेंट इतना है, बराबर किसके कर दो? x1 अपॉन बराबर, ये समीकरण नंबर 2 लिख दो, ये समीकरण नंबर 1 लिख दो। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2 कर दो। इसको कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा x1 बाई म्यू1 प्लस x2 बाई म्यू2 बराबर x1 प्लस x2 अपॉन म्यू रिलेटिव। तो म्यू रिलेटिव का आंसर आ गया x1 प्लस x2 बटे x1 बाई म्यू1 प्लस x2 बाई म्यू2। ये लो, ये आंसर आ गया आपका। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। बस x और उसने क्या कर रखा था, x1 x2 को बराबर कर दिया। मैंने लिखा यदि x1 बराबर x2 बराबर x हो, अगर ये बराबर हो जाए तो म्यू रिलेटिव का आंसर आ जाता है, कितना आएगा? म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। मैंने x1 x2 ले लिया, उसने दोनों को बराबर लिया था। बस खत्म, टाइम पास यार। बताओ मुझे कोई दिक्कत है तो?
हाँ भाई 2 आएगा यहाँ पर, सही है, 2 आएगा, 2 आएगा, कोई बात नहीं, सही है सागर, वेरी गुड। x1 x2 2 हो गया ना, ठीक है। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, जल्दी बता दें, जल्दी बता दो भाई। अरे आगे बढ़े क्या, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिस प्रैक्टिस के लिए अपनी, इसके बाद अपन TIR पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऐसे दिमाग की कसरत कर रहे हैं अपन, ये टफ क्वेश्चन है, मैं पहले बोल रहा हूं, जस्ट दिमाग की कसरत कर रहे हैं, जितना करेंगे उतना करेंगे, विचारों को बस सोचेंगे अपन। इसका फोकस मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। सतह से 10 सेंटीमीटर ऊपर कोई बल्ब है, तो इस बल्ब, अच्छा ये पानी भरा हुआ है यहां पर भाई, ये इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो बल्ब की इमेज कहां दिखेगी, तो बल्ब की इमेज कहां दिखेगी, ये हमें बोला गया है, बल्ब की इमेज कहां दिखेगी। अब मान लो किरणें सीधी आ रही है, मान लो किरणें सीधी आ रही है, तो बल्ब की इमेज कहां दिखेगी, ये थोड़ा विचार करना है हमें। दर्पण भी है और यहां पर पानी भी है, डरे नहीं, बस हम विचारों को प्रकट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक बार आप सोचें, देखें क्या सोचते हो, एक बार आप सोचो, देखें क्या सोचते हो। पानी के अंदर, कितना अच्छा आंसर दिया कि कहां दिखेगी, किसी ने आंसर दिया पानी के अंदर। चलो आपके लिए क्वेश्चन अगर टफ हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दूं। ऐसा मान लो, चलो थोड़ा क्वेश्चन इजी करते हैं थोड़ा बहुत। इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर मान लो, ये 40 है, ये 50 है, यहां है सन। तो क्वेश्चन है दिन में 12 बजे, मतलब सन जो है, सूर्य से किरणें सीधी आती है, ऐसा समझ लो कि दिन में 12 बज रही है, सन बिल्कुल ऊपर है, मतलब किरणें सीधी आ रही है। सूर्य की इमेज कहां बनेगी, ये हमें देखना है, ये हमें चर्चा करनी है। तो अब ध्यान दें, हम अपने विचार सोचते हैं, कितना आप सोच सकते हो। मैं तो बोलता हूं एक क्वेश्चन में 12 बजे इमेज कहां बनेगी, कभी ऐसा आए तो 12 बजे का मतलब होता है 12 वो टाइम है जब किरणें सर के ऊपर हो। सूर्य हमारे सर के ऊपर 12 बजे होता है, ऐसा इन जनरल कंसेप्शन है। तो हम वही मानेंगे कि इसका अर्थ हुआ कि हमारे सर पे ऊपर सीधी किरणें आ रही है। इसका मतलब किरणें जब सीधी आएंगी तो एक बात समझना, एक बात समझना कि यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है अभिलंबत आने वाली किरणें सीधी आती है। तो भैया सीधी आ गई, सुन लो सुन लो सुन लो, मैं बता रहा हूं, अभिलंबत किरणें सीधी आती है।
ये किरणें दर्पण के फोकस पर मिलेगी और दर्पण का फोकस 50 पर है। मतलब ये किरणें जब जाएगी यूं करके तो इनका मन होगा फोकस पर मिलने का। इनका मन होगा, इमेज कहां बनेगी क्वेश्चन था, इनका मन होगा फोकस पर मिलने का, फोकस पर, जो कि कहां पर है 50 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी शायद 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 40 तो पहले से ही है और 10 वो 50 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? इन किरणों को मिलना था 50 पर, मिलना था, मैंने ये नहीं कहा मिलेगी, मैंने कहा इन किरणों को मिलना था 50 पर। लेकिन आपको पता है ये पानी की सतह अपवर्तन करेगी और अपवर्तन करेगी तो ये पानी की सतह इन किरणों को वहां नहीं, थोड़ा पहले ही मोड़ देगी। इसकी इमेज वहां बननी चाहिए थी, इसकी इमेज यहां बनेगी थोड़ी पहले। आप खुद देख लो, आप खुद देख लो, किरणें अभिलंब से दूर भागती है, मैंने आपको सिखाया है किरणें अभिलंब से दूर भागती है भाई। तो अभिलंब ये रहा नॉर्मल, तो इससे किरणें दूर भागेगी, मतलब देखो इधर भागेगी वास्तव में यूं। क्या मैंने सही कहा? पहले मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पहले मिलेगी। अब यार ये बताओ मैं ये कैसे निकालूं कि ये कितनी मिलेगी, कहां मिलेगी? तो आप मेरे लिए बताओ यहां पर कि ये वस्तु आने वाली किरणें जहां पर मिलती है, आने वाली किरणें जहां पर मिलती है या मिलती हुई लगती है उसे वस्तु कहते हैं। तो यहां पर ये फोकस, इसकी दूरी को मैं क्या v नहीं बोल सकता? v है ये। और ये जहां पर मिल रही है क्या मैं इसको u बोल सकता हूं? u। तो मेरे पास एक संबंध है कि चूंकि v बराबर u इंटू म्यू प्रेक्षक बटा म्यू वस्तु, v बराबर म्यू प्रेक्षक, म्यू इंटू म्यू प्रेक्षक बटा म्यू वस्तु। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा u जो होगा वो होगा v इंटू म्यू वस्तु बटा म्यू प्रेक्षक। बताओ v की दूरी है 10, तो क्या मैं यहां पर 4/3 लिख दूं और यहां पे लिख दूं 1? बताओ 4 से कटा था 2.5 बार, 2.5 इंटू 3 7.5 सेंटीमीटर आ गया क्या? 7.5 सेंटीमीटर आ गया। यहां है 4/3 और यहां पे कितना ही है 1। तो सही बात है यार, आना भी चाहिए था, कम ही आना चाहिए था। हाँ कम ही आया है। यू का मान कितना आया? 7.5 सेंटीमीटर। तो बताओ ये इमेज सतह से कितनी दूरी पर दिखेगी? मैं बोल सकता हूं सतह से 7.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगी इमेज। 7.5 सेंटीमीटर ऊपर सतह से ऊपर दिखेगी इमेज। 7.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगी इमेज, या नीचे जमीन से 47.5 सेंटीमीटर पे दिखेगी? बताओ ध्यान से, कोई कष्ट? ये टफ क्वेश्चन है ये। पहले एनसीईआरटी के, अभी एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी में बच्चों क्वेश्चन के अलावा एडिशनल क्वेश्चन होते थे टफ वाले, जहां से आईआईटी में भी क्वेश्चन आते थे। ये एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन था। क्या बात चमकी? इसलिए मैंने बोला आपके लिए विशेष नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, आपको टफ लगा तो। बाकी मैंने आपको बता दिया, एक टफ क्वेश्चन भी करा दिया। वस्तु यहां पे थी ना, इसने, इस फोकस ने ऑब्जेक्ट का काम किया और ये कहां था? हवा में। तो म्यू वस्तु का मान 1 रखा, प्रेक्षक का मान 4/3 रख दिया।
ये तो बात सही है यार। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, देखना अभी आपको और मजा आएगा। मैं आपको कराता हूं कि मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु रख रखी है, यहां पर ये वस्तु, और मैंने यहां पर म्यू बराबर 4/3 का माध्यम रख दिया। तो मैंने पूछा इमेज कहां दिखेगी, तो आप कहोगे सर इमेज स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये स्लैब का तो काम कर रहा है, ये स्लैब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी सर, यहां दिखेगी, यहां पे, ये यहां पे दिखेगी। मतलब ये दूरी को u बोल दो, वस्तु की दूरी को v बोल दो। अरे सही बोला यार मैंने। एक मिनट, मैंने शायद बस लिखने में गड़बड़ कर दी। मैंने बच्चों लिखने में थोड़ी, रुको, चलो कोई बात नहीं, है ना। इसमें मैंने v और u गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। आप इसको देखो, ये मैंने सही लिख दिया। चलो, वस्तु कहां पे थी, देखो ध्यान से यार, क्वेश्चन पे फील करो यार, क्वेश्चन बढ़िया चीज करा रहा हूं यार मैं तुम्हें, है ना। ये बिल्कुल मेरे को दिमाग में आ गया तो मैंने करा दिया। मैं क्या सोच के नहीं आया कि तुम्हें कराऊंगा, मैं दिमाग में आया। हो सकता है एनसीईआरटी में डेटा अलग हो, 40-50 अलग हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था, ये तो मुझे याद है। वस्तु की दूरी को u बोलते हैं, तो मैंने लिखा कि भैया ये प्रतिबिंब है, इसकी दूरी को मैं बोलूंगा v, और वस्तु की दूरी को मैं बोलूंगा u बराबर इतना है। चलो मैं इसके क्वेश्चन को अलग उस पर करा देता हूं, अलग से ही, यहाँ जगह भी कम है, जबरदस्ती हो रही है ना। इसमें जो मैंने v और u को गलत लिखा है ना, इसका मतलब मैंने 2 गलती कर दी यहाँ पे शायद, इसलिए आंसर सही आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले कराता हूं, इस बात को फील करने के लिए एक क्वेश्चन और करो, फिर अपन वापस से उसमें बात करेंगे। अगर मैंने आपको बोला होता म्यू बराबर 4/3 का स्लैब रख दिया, बीच में ये स्लैब रख दिया, ये वस्तु u बराबर 10 सेंटीमीटर पर है, ये वस्तु, तो इसकी इमेज कहां दिखेगी? तो आप कहोगे सर इसकी इमेज यहां दिखेगी, स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इसकी इमेज सर यहां दिखेगी, इसको बोलेंगे सर v। ये है इमेज। बहुत ही बढ़िया, स्लैब की वजह से इतना हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा कि यार अब आप क्या लिखोगे बच्चों, आप या तो शिफ्ट लिख लो, शिफ्ट एस बराबर स्लैब की वजह से शिफ्ट हो गई, ठीक है। शिफ्ट एस बराबर t इंटू 1 - 1 अपॉन क्या 4/3, तो ये बन जाएगा t इंटू ये बन गया 1/4, 2.5 सेंटीमीटर बन गया क्या? 2.5 सेंटीमीटर बन गया। मतलब अगर ये 2.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई तो जमीन से दूरी कितनी बची? क्या 7.5 सेंटीमीटर बची? क्या आपको नहीं लगता ये वैसा ही बात थी? ये वैसी ही बात थी। क्या आपको नहीं लगता ये वैसा ही क्वेश्चन था जैसा मैंने यहां पे कराया 10 सेंटीमीटर वाला? अरे ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने बस ऐसे लिखा। चलिए, तो यहां पर हम लोग जो है बच्चों, ये दूरी भले मैं इसको लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु की दूरी और ये दूरी जो है ये v, ये u। वस्तु की दूरी को आप लिख दो u और इसकी दूरी को लिख दो आप v, ठीक है। तो ये आभासी गहराई और वो गहराई वाली बात है ना। तो
वैसे तो मैं आपको बताऊं, आपको एग्जाम में इतना नहीं सोचना, ये तो मैंने आपको क्या सब कुछ लिखा है, आपको एग्जाम में इतना नहीं सोचना। आपको क्या सोचना है, आपको क्या सोचना है उसका मैं आपको बताऊं। मतलब आपको क्या हर बार ऐसा नहीं करना, ये μ1 लिख दो, ये μ2 लिख दो। आपको पता है u ज्यादा है v कम होगा। अरे भैया u ज्यादा है v कम होगा, तो आप v को लिखोगे v बराबर u कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 1 अपॉन क्या इसको 4/3, क्या सही है? बराबर कितना आ गया? क्या 7.5 सेंटीमीटर आ गया? और आपको पता है यार कम आना चाहिए। v बराबर u इंटू म्यू प्रेक्षक बटा म्यू वस्तु, म्यू प्रेक्षक बटा म्यू वस्तु, ठीक है। तो आप इतना भी मत सोचो, आप तो ये देखो ऐसा कोई भाग दो कि वैल्यू 10 से कम आए सॉरी ऐसा कोई भाग दो कि वैल्यू 10 से कम आए, तो 10 से कम आ गए 7.5 यार सॉरी, ठीक है, कर पाओगे? चलिए चलिए ठीक है, तो भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, अपने पास और भी चीजें पढ़ने को हुई, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नेक्स्ट लिखिए TIR। TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ध्यान से देखो, मैं आपको बात बताऊं, इसमें इंपॉर्टेंट लिख दूं, जब किरण सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए, बस इतना ही लिख सकता हूं मैं यहां पर। चलो थोड़ा समझते हैं इस बात को। मान लो ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो आपको पता है भैया पानी तो सघन होता है, पानी तो सघन होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये अभिलंब है n। मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसे गई, तो आपको पता था कि ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हट गई। मान लो ये 30 डिग्री है, मान लो थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री है, तो बहुत ही बढ़िया हुआ यार। अब हमने कहा दूसरे केस में कि यार ये पानी है, फिर से वही सीन, पानी है सेम। अब ये अभिलंब है, हाँ ये अभिलंब है। हमने कहा कि यार इस 30 डिग्री को बढ़ा के 40 डिग्री कर दो, आज इस 30 को 40 कर दो, तो इसको जाना चाहिए था इधर। अब आपको भी समझ में आ रही है बात कि सर ये और ज्यादा झुक जाएगी, तो ये और ज्यादा झुक गई, और झुक गई। अंतर दिख रहा है, यहां पर कम झुकी है, यहां पर और ज्यादा झुक गई। इसको जितना झुकाओगे ये उतना झुकेगी। अपन मान रहे हैं, बस कुछ मान रहे हैं। तो या फिर इसको ज्यादा झुका दे, अपन थोड़ा फील आ जाएगा अच्छे से अपन को। ज्यादा ही झुका दो इसको बेचारी को, ये लो ये और झुक गई। सही बात है यार। एक वैल्यू ऐसी आ सकती है, अभी तीसरा केस अपन ने, ये अभिलंब नॉर्मल है। मान लो 45 डिग्री कोई वैल्यू आई, ये 45 डिग्री,
तो उस पर ये किरण इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये किरण जस्ट सतह के अनुदिश चली गई। भाई ये किरण झुकती है ना, तो जब आप इसको झुकाओगे और झुकाओगे तो ये और झुकेगी, और झुकाओगे और झुकेगी। एक वैल्यू पर किरण दूसरी सतह के या विरल सतह के समांतर ही हो जाती है। इस समय इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, थीटा सी, क्रांतिक कोण। ऐसा मत सोचना क्रांतिक कोण का मान 45 होता है। ये समझाने के लिए बात बताई मैंने, तो मैंने समझाने के लिए बात बताई। आपतित किरण का अभिलंब से, यानी कि वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण विरल माध्यम, अपवर्तित किरण विरल माध्यम के समांतर लाइन में हो जाए, इसे बोलते हैं क्या? क्रांतिक कोण। या फिर मुझे बताओ यहां पर आपतन कोण इतना है, इस कोण को क्या बोल सकते हैं अपन? आपतन कोण। हाँ, ये आपतन कोण है, आपतन कोण। मुझे बताओ इस कोण का नाम क्या दोगे आप? क्या इसका नाम अपवर्तन कोण दोगे? हाँ सर, इसका मान अपवर्तन कोण देंगे। यहां बताओ अपवर्तन कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। अपवर्तन कोण, यहां पर अपवर्तन कोण 0 डिग्री हो गया। तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 0 डिग्री हो जाए, उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो मैं लिख दूं, बात समझ में आ गई तो मैं लिख दूं, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 0 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। अच्छा सॉरी, गलत लिख दिया है ना। 0 डिग्री है कि 90 डिग्री है? कोण को हम अभिलंब से नापते हैं, बिल्कुल साद मलिक सही बोल रहे हो। अरे यार ये तो 90 डिग्री है यार, ये तो 90 डिग्री है ना, मैंने गलत लिख दिया। ये है अपवर्तन कोण, बिल्कुल सही बोल रहा है साद यार। अरे भाई अभिलंब से होता है ना यार, अभिलंब से होता है, सॉरी भाई, अभिलंब से होता है। ठीक है, अभिलंब से, इधर भी अभिलंब से उधर भी अभिलंब से। तो देखो ये बढ़ रहा है, हाँ ये बढ़ रहा है, तो ये 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री अपवर्तन कोण है। एक ही बच्चे के दिमाग में आया क्या? अब बाकी लोग कहेंगे मेरे भी आया था। चलो ठीक है, कोई बात। तो कितना हो जाए ये? 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। या अपन बोल सकते हैं किरण सतह के समांतर हो जाए, वो भी एक बात सही है। किरण सतह के समांतर हो जाए, किरण सतह के समांतर हो जाए, ऐसे बोल सकते हैं यार। आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए किरण सतह के समांतर हो जाए। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें ये TIR नहीं है, ये TIR नहीं है, ये TIR नहीं है, ये है TIR, ये लास्ट वाला है TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा रुक जाओ, अभी क्या होगा? अभी परावर्तन नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी रुको। ये क्रांतिक कोण की बात हुई, बहुत बढ़िया, क्रांतिक कोण कहलाता है। अभी अपना TIR बाकी है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए
तो किरण, प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाती, बल्कि पहले माध्यम में वापस से परावर्तित हो जाती है। अब अपवर्तन खत्म हो जाएगा। देखो यहां पे नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन नहीं है। अब यदि मान लो आपतन कोण का मान क्रांतिक से ज्यादा कर दिया, 45 से ज्यादा 50 कर दिया, तो क्या होगा? तो किरण पहले वाले माध्यम में जाएगी ही नहीं, ये इसी माध्यम में वापस लौट के आ जाती है। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं लिखता हूं, यदि आपतन कोण थीटा ग्रेटर देन थीटा सी हो, क्रांतिक से ज्यादा हो, तो किरण सघन माध्यम में ही लौट आती है, लौट आती है। इसे TIR कहते हैं, इसे TIR कहते हैं। मतलब मान लो ये सतह है, ये अभिलंब है, नॉर्मल, ये पानी है, मान लो ये पानी है यार। मान लो इसमें आपतन कोण ये है, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा है, मतलब वो 45 था तो ये 46, 47, 50 कुछ ना कुछ भी है। तो थीटा, ये कोण कितना है? थीटा। तो भैया दूसरी किरण वापस से इसी माध्यम में लौट आती है। ऐसा लग रहा है कि परावर्तन ही हो रहा है, तो सच में ये परावर्तन ही हो रहा है अंदर के अंदर। तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपतित किरण है और ये उसी माध्यम में आना, इसे परावर्तन बोलते हैं, इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित व परावर्तित। अभिलंब से जितने कोण पे गया था उसी कोण पे वापस आया, थीटा थीटा बराबर है, देख लो, है ना। 45 से ज्यादा कुछ भी हो जाए, 45.1 भी हो जाए, तो ये सघन में वापस आ जाती है, बिल्कुल सघन माध्यम में वापस आ जाती है। इसे बोलते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अब अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण पर चर्चा करते हैं। क्रांतिक कोण पर, क्रांतिक कोण पर चर्चा करते हैं। भाई चर्चा का विषय तो क्रांतिक कोण ही है यार। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? क्या क्रांतिक कोण में वापस लाइट अपनी जगह पे आती है क्या? सर नहीं आती। सर क्रांतिक कोण में तो क्या होता है, ये थीटा सी, ये लाइट सतह के समांतर हो जाती है, बस इतना था। तो यहां पर स्नेल लॉ लगा दो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से इसे बोल दो म्यू, ये से बोल दो म्यू। बच्चों अगर ये वाला माध्यम सघन है तो क्या सघन का म्यू ज्यादा होता है? क्या सघन का म्यू ज्यादा होता है? तो इसे म्यू ज्यादा लिख दो, और विरल का म्यू कम होता है तो इसे म्यू कम लिख दो। अगर हमें पता है सघन का म्यू ज्यादा होता है तो म्यू ज्यादा और म्यू कम लिख दिया मैंने। चलो रूल लगाओ, म्यू इधर लिखा हमने, सघन से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, तो म्यू ज्यादा इंटू साइन थीटा सी बराबर, इधर लिखा म्यू कम विरल में, इंटू साइन 90, इंटू साइन 90। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से साइन 90 तो 1 हो गया, साइन थीटा सी बन गया म्यू कम बटे म्यू ज्यादा। बस खत्म। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना म्यू 1 बटे म्यू 2 करूं कि म्यू 2 बटे म्यू 1 करूं। मैक्सिमम टीचर्स इसको म्यू 1 बटे म्यू 2 या म्यू 2 बटे म्यू 1 लिखाते हैं, मैं कुछ नहीं लिखा था। म्यू कम बटे म्यू ज्यादा। आप तो देख लेना, अगर सघन से विरल में जा रहे हैं और क्रांतिक कोण चाहिए तो बिना दिमाग कम वाला म्यू ऊपर लिखो, ज्यादा म्यू नीचे लिख दो, बस सोचो ही मत। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, थीटा सी बराबर साइन इनवर्स म्यू कम बटे म्यू ज्यादा। कम वाले को ऊपर रखो, ज्यादा वाले को नीचे रखो और खटाक से आंसर निकालो। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। बताओ कर लोगे क्या?
इसलिए मैंने सघन और विरल को म्यू ज्यादा और कम में लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए थोड़े प्रैक्टिस कर लो इसकी। छोटा अपॉन बड़ा, बहुत बढ़िया, सही बात है, छोटा बटे बड़ा। चलो मैंने लिखा किरण कांच से हवा में जाए तो क्रांतिक कोण बताओ। तो क्रांतिक कोण बताओ। चलो करो फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन, किरण कांच से पानी में जाए तो क्रांतिक कोण बताओ। तो आपको पता है यार, कांच से हवा में, सघन से विरल, पहले चेक भी तो कर लो, मतलब सही है, मतलब कंडीशन सही है। तो थीटा सी मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, साइन इनवर्स म्यू कम बटे म्यू ज्यादा बराबर साइन इनवर्स हवा का क्या होता है 1 बटे कांच का क्या होता है 3/2। तो आंसर हो गया साइन इनवर्स 2/3, ये आंसर हो गया। चलो थीटा सी बराबर साइन इनवर्स म्यू कम बटे म्यू ज्यादा। पहले चेक कर लो, कांच से, हाँ सघन है कांच, पानी में, हाँ विरल है, सही बात है, कांच की तुलना में विरल है, तो बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स म्यू कम, पानी का 4/3 होता है और इसका म्यू ज्यादा 3/2 होता है। तो आंसर बन जाएगा साइन इनवर्स 8/9। साइन इनवर्स 8/2 आंसर आ गया। आई होप आप लोग कर लोगे। चलिए बहुत बढ़िया। ये अभिलंब, ये एयर, मैंने बस ये लिख दिया यहां कोई माध्यम है म्यू का, तो क्रांतिक कोण बताओ थीटा सी बराबर कितना। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा होगा, तो आपने सॉल्यूशन लिख दिया सर थीटा सी बराबर साइन इनवर्स एन कम मतलब 1 अपॉन एन ज्यादा म्यू, या फिर आप ये भी लिख सकते थे साइन थीटा सी बराबर 1 अपॉन म्यू। ठीक है, कोई कष्ट? क्या आपको बच्चों पता है व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, VIBGYOR। तो व्हाइट लाइट के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा? अधिकतम होगा, ये एक स्पेशल अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन।
व्हाइट लाइट विबग्योर के किस रंग के लिए क्रांति कोण अधिकतम? कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन। करते हैं, ध्यान दो ध्यान दो बच्चों। मैंने आपको एक बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी? कि भाई साहब हर रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। व्हाइट लाइट के ये पूरे 7 कलर, इन सब की स्पीड सेम होती है, लेकिन इन सबकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। मैं इसको यहां से करूं VIBGYOR। इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है, वह क्योंकि हम पहले से जानते हैं C प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/μ। अतः जब लैम्डा बढ़ रहा है तो इनका म्यू घट रहा होगा, और म्यू घट रहा होगा तो 1/μ बढ़ रहा होगा। अरे यार, अगर म्यू घट रहा है तो 1/μ बढ़ेगा। अतः क्रांति कोण थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/μ, ये भी बढ़ेगा बढ़ेगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इधर जाने पर लैम्डा बढ़ेगा, म्यू घटेगा और क्रांति कोण बढ़ेगा। तो क्रांति कोण रेड के लिए थीटा सी मैक्सिमम होगा और वॉयलेट के लिए मिनिमम होगा। वॉयलेट के लिए क्रांति कोण मिनिमम होगा। क्या बात चमक गई यहां तक? एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। किस कलर के लिए मिनिमम है, किस कलर के लिए मैक्सिमम है? पहले बताओ किसका TIR होगा। अगर मैं 7 कलर को एक साथ पानी में डालूं तो बताओ पहले कौन सा कलर TIR करेगा, वॉयलेट या रेड? पहले किस कलर का TIR होगा, वॉयलेट का या रेड का? अबे गधों, वॉयलेट का होगा। वॉयलेट का एंगल कम है तो पहले वॉयलेट का TIR होगा, फिर जाके लास्ट में रेड का TIR होगा। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं। एग्जाम्पल, यदि क्रांति कोण वॉयलेट का 30 डिग्री है तो थीटा सी रेड का 30 से ज्यादा होगा। मानना कि 50 डिग्री माना, तो कोई मुझे बताया था ग्रीन का कितना होगा? तब बताओ, तब थीटा सी ग्रीन का कितना होगा? तो सर 30 से ज्यादा 50 से कम, माना कि 45 डिग्री, माना 45 डिग्री। तो भाई साहब अगर वॉयलेट कलर 30 डिग्री पर ऐसा हुआ तो ग्रीन को करने के लिए हमें एंगल बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो, ग्रीन के लिए एंगल कितना करना पड़ेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री करना पड़ेगा, तब ग्रीन ऐसे जाएगा। और रेड के लिए तो कोण और बढ़ाना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा, 50 डिग्री,
तब रेड ऐसे जाएगा। जब वॉयलेट का TIR हो रहा था तब ग्रीन और रेड का नहीं होगा। क्या बात चमकी तुम्हें? रेड के लिए तो कोण बढ़ाना पड़ेगा, अभी नहीं हो रहा, रेड ने मना कर दिया। वॉयलेट ने कहा मैं 30 डिग्री पे TIR कर रहा हूं, रेड ने कहा पुन नहीं कर रहा, मैं बाद में करूंगा। तो रेड सबसे बाद में TIR करेगा। रेड का TIR लास्ट में होगा। क्या बात चमक गई तुम्हें? अब इसका मान नहीं होते तो माने हैं, इसको रटना नहीं है कितना होता है ये। कोई बच्चा सोचे मैं रट लूं ये कितना होता है, ये तो बस माना है, माना, हमें नहीं पता कितना होता है, माना है बस। चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट, जिसको करने के बाद आप लोग गए, छुट्टी आपकी। ये नॉर्मल है। मैंने कहा ये श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। अब बताओ पानी में व्हाइट लाइट अगर डालूंगा, पानी में अगर व्हाइट लाइट डालूंगा तो पानी में तो मुझे व्हाइट ही दिखेगी, पानी में तो मुझे क्या दिखेगी? व्हाइट ही दिखेगी, क्योंकि पानी में 7 कलर साथ में है। हमें उसने कहा ग्रीन कलर की लाइट का TIR हो गया, ग्रीन का TIR हुआ, तो मुझे बताओ कौन से कलर बाहर दिखेंगे और कौन से कलर अंदर दिखेंगे? VIBGYOR। ग्रीन का TIR हो चुका है, उसने कह दिया मुझसे, ग्रीन का TIR हो गया। तो भाई साहब जब ग्रीन का TIR हो गया तो इनका तो पहले ही हो गया होगा, क्योंकि हमें पता है इधर जाने पर क्रांतिक कोण बढ़ता है। तो जब G का हो गया तो VIB का तो पहले ही हो गया होगा। मतलब मैं समझ गया, वॉयलेट और ब्लू, इंडिगो और ब्लू, ये 2-3 कलर VIB, इनका तो ऑलरेडी हो गया होगा। और किसका नहीं हुआ होगा? येलो, ऑरेंज और रेड। तो भाई साहब येलो, ऑरेंज और रेड, ये रेड, ये बच रहे होंगे। रेड लास्ट में होगा, रेड लास्ट में होगा। ग्रीन का हो गया मतलब बाकी कलर तो नीचे होंगे और ये कलर ऊपर होंगे। सबसे लास्ट में ये रेड का होगा। बता दो मुझे, कोई कष्ट दो। चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। आप पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, पढ़ोगे ही नहीं तो फिर क्या करें फिर। ठीक है भाई, तो क्लास को रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ठीक है, बाय बाय।